नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एल.एन. वैष्णव और आप देख रहे हैं दमोह टिकियाना न्यूज। आइए डालते सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते निर्माण कार्य। तेंदुखेड़ा विकास खंड के करौंदी सिंगौरगढ़ और टोला गड़ाघाट का मामला। धर्मांतरण और हिंदुत्व के लिए भारतीय जन मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की मांग। संविदा स्वास्थ्य कर्मी भैंस के आगे बजा रहे बीन, भैंस को माना मध्य प्रदेश सरकार। निलंबन के विरुद्ध लामबंद हुए कर्मचारी और अधिकारी। सीओ आशीष अग्रवाल के विरुद्ध हुई थी निलंबन की कार्रवाई। कोरोना ने फिर दी दस्तक, पूरे विश्व में मचा हड़कंप। भारत में भी हाई अलर्ट, लगातार तैयारियां जारी। और अमावस्या की रात्रि में मां आनंदमयी महाकाली का विशेष पूजन अर्चन। नमस्कार, समाचार विस्तार पे। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं निर्माण कार्य और इसमें जो अधिकारी हैं संबंधित विभाग के और साथ में जनप्रतिनिधि हैं, सभी खामोश दिखलाई दे रहे हैं। किस प्रकार भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार के द्वारा प्रदत्त राशि का दुरुपयोग हो रहा है, इस बात के उदाहरण देखने को मिले हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाला तेंदुखेड़ा विकास खंड के करौंदी सिंगौरगढ़ ग्राम पंचायत में। वहां पर किस प्रकार घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है निर्माण कार्य में, आप स्वयं देख सकते हैं। वहीं इसी क्रम में जो निर्माण कार्य हुआ है एक सीसी रोड का, उसमें किस प्रकार गुणवत्ता विहीन सामग्री को लगाया गया है, इस बात की भी चर्चा बनी हुई है। जब इस संबंध में संबंधित विभाग के इंजीनियर और संबंधित विभाग के अधिकारियों से चर्चा करना चाहिए, उनसे उनका पक्ष जानना चाहा, तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया, ना ही वह कैमरे के सामने आए। वहीं ग्रामीण कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है वह सब जानते हैं। उन्होंने निर्माण कार्य के ऊपर और निर्माण कार्य की सामग्री दोनों की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह अंकित किए हैं। आइए पहले हम वह दिखाते हैं जो वहां पर हो रहा है और आप स्वयं अंदाज लगाइए कि किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर है, किस प्रकार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं निर्माण कार्य और होती है सरकार की बदनामी, जबकि सरकार देती है पूरा पैसा और पैसा निकल कर जाता है कहाँ, इस बात का अंदाज आप स्वयं लगा सकते हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर स्वयं देख सकते हैं किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर दिखलाई दे रही है। ये निर्माण कार्य है और मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाला तेंदुखेड़ा विकास खंड का ये करौंदी सिंगौरगढ़ ग्राम पंचायत है। यहाँ लगातार भ्रष्टाचार होने की खबरें सामने आ रही हैं और हमने स्वयं स्थिति को जानने का प्रयास किया और देखा कि यहाँ पर जो स्थिति है वह काफ़ी दयनीय भी है, चिंताजनक भी है और ये भी दिखलाई दे रहा था कि भ्रष्टाचार की भेंट ये पूरे निर्माण कार्य चल रहे हैं। इस संबंध में हमने यहाँ ग्रामीणों से भी चर्चा की है। तो ये क्या नाम है आपका? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जी, आज हम खड़े हुए हैं करौंदी सिंगौरगढ़ में, जी सही है ना जी। यहाँ पर कुछ निर्माण कार्य होना है जी। कौन सा निर्माण कार्य बनना है? निर्माण कार्य यही है सर, जो कुछ जो लगो है अब वही काम हो रहा है। अच्छा, तो ये जो ईंट दिखलाई दे रही है, ये ईंट है यहाँ रखी हुई है, ये तो दादा हाथ से पकड़ने में घुर रही हैं, क्या है ये, सही है ना? बिल्कुल घटिया किस्म की ईंट है सर। ये वह जगह लगाने लायक नहीं है जहाँ के लिए आई है। कौन सी जगह पे लगाने के लिए आई है ये शोक गैस बन रहे हैं जी, शोक पिट बन रहे हैं, उसके लिए आ रहे हैं। और रेत वगैरह जो भी है सब वैसे ही है कि सब गड़बड़, लाल रेत लग रही है। अच्छा, अब जो ईंट बिल्कुल सही नहीं है, नहीं है ना?
जिस प्रकार के ये काम हो रहे हैं, आप गांव के बुजुर्ग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, क्या इसमें सरकार के पैसे का दुरुपयोग नहीं हो रहा? दुरुपयोग हो रहा है सरकार के पैसे का। यानी सरकार पैसा वो देती काम है। ही नहीं हो रहा है जो चाहिए है आदमी को, फॉर्मेलिटी निभा के चले जाते अच्छा, हैं कि जैसे चलो काम हो गया है आपका। सरकार पैसा देती है तो जेब में कहीं और जा रहा है, यानी जी है ना, जी सर। जनता को लाभ नहीं है। नहीं। और जेब में किसके जा रहा है? अब जो बीच में है, संबंधित आदमी जो कार्य करवा रहे हैं उनके जेब में चला जी। जी। अब आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? संदेश सर आपसे यही निवेदन है कि कार्य जो होवे वो सही सलामत जिस प्रकार से आया है उसी प्रकार का होता जाए, हम लोगों को क्या है उससे। मामले के संबंध में दमोह जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजय श्रीवास्तव से जब उनसे उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि कार्यवाही अवश्य होगी, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। आपने ये तथ्य मेरे संज्ञान में लाया है, इसका लिखित में अभी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई है। आज पहली बार आपने मुझे बताया, मैं इसकी जांच करवा लूँगा, इसकी अच्छी जांच करा के, और जो भी यदि कोई इसमें त्रुटि है तो उसको सुधारेंगे भी, और जो लापरवाही के लिए दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। धर्मांतरण और हिंदुत्व पर होते आक्रमण को लेकर भारतीय जन मोर्चा पार्टी के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में इस भारतीय जन मोर्चा पार्टी के सदस्य, पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारी सभी पहुंचे, नारेबाजी की और एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, जो धर्मांतरण कर रहे हैं उनके विरुद्ध, हिंदुत्व के विरुद्ध जो आक्रमण करते हैं उनके विरुद्ध, और राष्ट्र में जो भी गतिविधियां राष्ट्र विरोधी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई अवश्य होना चाहिए, और ऐसी कार्रवाई होना चाहिए जिसके कारण उनको सबक मिले। हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर एस के त्रिपाठी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर एस के त्रिपाठी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बैठा था पूरा जो है स्ट्रक्चर नहीं है कोई मंदिर का, और जैसे अपने यहाँ नॉर्मली जो है शिव जी और हनुमान जी को बैठा देते, नॉर्मली पीपल के पेड़ के नीचे बैठा देते। बिल्कुल सर, आस्था हमारी वही से पीपल के पेड़ में अपनी आस्था। कोई अगर मंदिर है, मस्जिद है, जेब करें वो एक्चुअली आप मंदिर देखे होंगे, ये पीपल का पेड़ है, हमें और किसी सब में नहीं। भारतीय जन मोर्चा पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जन मोर्चा पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मध्य प्रदेश सरकार को भैंस बना दिया गया और इस भैंस के आगे बीन बजाई है संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये तो मध्य प्रदेश में इनकी हड़ताल चल रही है। संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के सामने लगातार ये धरना प्रदर्शन के साथ में नारेबाजी कर रहे हैं, विविध प्रकार के जतन कर रहे हैं। इन्होंने भैंस को मध्य प्रदेश सरकार मानते हुए उसके आगे बीन बजाई है। बात करते हैं हम निलंबन के विरुद्ध हुए अधिकारी कर्मचारियों के लामबंद की। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाला पथरिया, जहां पर सीईओ जिला यानी जनपद पंचायत के जो सीईओ हैं उनको निलंबित कर दिया गया है, और उसी के विरोध में
अधिकारी कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। उन्होंने जमकर नारेबाजी की है और कहा है कि यह सब कुछ जो कुछ हो रहा है वह किसी न किसी के इशारे पर हो रहा है। जबकि सीईओ जो हैं आशीष अग्रवाल, उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आरोप जो लगाया गया है वह सही नहीं है, क्योंकि जो सामग्री आई थी वितरण के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जो सामग्री आई थी वितरण के लिए, वह सारी सामग्री दमोह से क्रय की गई थी, यानी जिले में जो समिति बनी है वह उसने क्रय करके भेजी थी। और यहाँ के जो कार्यपालन अधिकारी हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पथरिया, उनके विरुद्ध जो भी कुछ किया गया है वह एकदम नियम विरुद्ध है और इसी का विरोध हम सब मिलकर कर रहे हैं। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हड़ताल पे बैठे हैं। आज हम जनपद के समस्त कर्मचारी जितने जनपद कार्यालय में पदस्थ हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, और पंचायतों में पदस्थ पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक, पिछले 9 दिसंबर को पथरिया में आयोजित मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना में जो सामग्री प्रदाय की गई है वो गुणवत्ताहीन दर्शाते हुए माननीय कमिश्नर साहब ने सीओ पथरिया श्री आशीष अग्रवाल जी को निलंबित कर दिया है। जो हमें तो लगता है कहीं ना कहीं से ये दुर्भावनापूर्ण है, क्योंकि जो सामग्री वितरित की गई है उस सामग्री को क्रय करने के लिए जिला स्तरीय एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी के तहत जो सैंपल उपलब्ध कराए गए थे और जो फर्म और दुकानें जो चिन्हित की गई थी उन्हीं से वो सामग्री क्रय की गई। अब चूँकि सामग्री जब जिला स्तरीय समिति के द्वारा निर्देशित किए गए या चिन्हित किए गए फर्मों से ही क्रय की गई, तो इसमें कहीं से भी माननीय सीओ साहब दोषी तो नहीं हैं। उसके उपरांत भी माननीय कमिश्नर महोदय ने सीओ साहब को निलंबित कर दिया है, जिस वजह से आज हम समस्त जनपद के कर्मचारी, समस्त सचिव और जीआरएस इसके विरोध स्वरूप आज एक ज्ञापन माननीय एसडीएम महोदय को और कल माननीय कलेक्टर महोदय को देने के लिए आए। कितने दिन तक हड़ताल पर रहेंगे आप लोग? आज तो पहले एसडीएम महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं और उसके बाद कल समस्त साथी जिला स्तर पे कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे और ज्ञापन में 3 दिन का या 4 दिन का जितना समय निर्धारित किया जाएगा उतने में हम लोग चाहते हैं कि हमारे सीओ साहब को पुनः बहाल करके यथावत उनकी पदस्थापना की जाए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि कहीं से भी सीओ साहब दोषी हैं। और यदि इतने दिन के अंदर ये काम नहीं होता है तो फिर आगे हम लोग हड़ताल पे जाएंगे, काम और कलम कार्यालय बंद रखेंगे। क्या नाम है, किस पद पे हैं आप? मैं जगदीश पटेल, अध्यक्ष पंचायत सचिव संगठन पथरिया। कोरोना फिर अपने पैर पसार रहा है। चीन में हड़कंप मचा हुआ है और विश्व में अनेक देशों में अब अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सभी तैयारियों में लग गए हैं कि कहीं ये कोरोना की जो लहर है वह वापस आकर फिर कहर न बरपा दे। भारत में भी हाई लेवल मीटिंग प्रारंभ हो चुकी है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं और भारत सरकार लगातार इस विषय को लेकर सजग है और किस प्रकार वह लोगों को, अपने जन को, भारत के नागरिकों को इस महाबीमारी से बचा सके, इसके लिए लगातार तैयारियां चल रही हैं। बताया जा रहा है कि सरकार कोई बड़ा फैसला जल्द ही ले सकती है इस विषय को लेकर। परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। पीड़ित परिवारों की आर्थिक मदद भी की जा रही है। साथियों, बीते 2 वर्षों में कोरोना को लेकर ये हमारी 24वीं मीटिंग है। कोरोना काल में जिस तरह केंद्र और राज्यों ने मिलकर काम किया, उसने कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों, राज्य सरकारों और अधिकारियों के साथ सभी कोरोना वॉरियर्स की प्रशंसा करता हूं। साथियों,
कुछ राज्यों में से कोरोना के फिर से बढ़ते केसेस को लेकर हेल्थ सेक्रेटरी ने अभी हमारे सामने विस्तार में जानकारी रखी है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी कई महत्वपूर्ण आयामों को हमारे सामने रखा है। साथ ही आप में से कई मुख्यमंत्री साथियों ने भी कई जरूरी बिंदुओं को सबके सामने प्रस्तुत किया है। ये स्पष्ट है कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह से टली नहीं है। ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स किस तरह गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कुछ देशों में इन सब वेरिएंट्स की वजह से कई सर्ज आए हैं। हम भारतवासियों ने कई देशों की तुलना में अपने देश में हालात को काफी बेहतर और नियंत्रण में रखा है। इन सब के बावजूद पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। हमारे पास कुछ महीने पहले जो लहर आई, उस लहर ने हमने उसमें से बहुत कुछ सीखा भी है। सभी देशवासी ओमिक्रॉन लहर से सफलतापूर्वक निपटे, बिना पैनिक किए देशवासियों ने मुकाबला भी किया। साथियों, 2 साल के भीतर देश ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऑक्सीजन सप्लाई तक कोरोना से जुड़े हर पक्ष में जो भी आवश्यक है वहां मजबूती देने का काम किया है। तीसरी लहर में किसी भी राज्य से स्थितियां अनियंत्रित होने की खबर नहीं आई। इसको हमारे कोविड वैक्सीनेशन अभियान से भी काफी मदद मिली। देश के हर राज्य में, हर जिले में, हर क्षेत्र में, चाहे वहां की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी भी रही हो, वैक्सीन जन जन तक पहुंची है। प्रत्येक भारतीय के लिए ये गौरव की बात है कि आज भारत की 96% वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। 15 साल के ऊपर उम्र के करीब 85% नागरिकों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। साथियों, आप भी समझते हैं और दुनिया के ज्यादातर एक्सपर्ट्स का निष्कर्ष यही है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन सबसे बड़ा कवच है। हमारे देश में लंबे समय बाद स्कूल्स खुले हैं, क्लासेस शुरू हुई है। ऐसे में कोरोना केसेस के बढ़ने से कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए चिंता बढ़ रही है। कुछ स्कूल्स में बच्चों के संक्रमित होने के मामले में भी कुछ न कुछ खबरें आ रही हैं। लेकिन संतोष का विषय है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भी वैक्सीन का कवच मिल रहा है। मार्च में हमने 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था। अभी कल ही 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भी कोवैक्सीन टीका की परमिशन मिल गई है। सभी एलिजिबल बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण यह हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए पहले की तरह स्कूलों में विशेष अभियान भी चलाने की जरूरत होगी। टीचर्स और माता पिता इसे लेकर जागरूक रहें। हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा। वैक्सीन सुरक्षा कवच की मजबूती के लिए
देश में सभी वयस्कों के लिए प्रिकॉशन डोज भी उपलब्ध हैं। टीचर्स, पेरेंट्स और बाकी एलिजिबल लोग भी प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। इस तरह भी हमें उन्हें जागरूक करते रहना होगा। साथियों, तीसरी लहर के दौरान हमने हर दिन 3 लाख से ज्यादा केसेस देखे हैं। हमारे सभी राज्यों ने इन केसेस को हैंडल भी किया और बाकी सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को भी गति दी। यही बैलेंस आगे भी हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहना चाहिए। हमारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स नेशनल और ग्लोबल सिचुएशन को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। उनके सुझावों पर हमें प्रिएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच के साथ काम करना होगा। इन्फेक्शंस को शुरुआत में ही रोकना हमारी प्राथमिकता पहले भी थी और अब भी यही रहनी चाहिए। आप सबने भी जिस बात का उल्लेख किया, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की हमारी स्ट्रेटेजी को भी हमें उतने ही प्रभावी तौर पर लागू करना है। आज कोरोना की जो स्थिति है उसमें ये जरूरी है कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों में जो हमारे गंभीर इन्फ्लुएंजा के केसेस हैं उनका 100% RT-PCR टेस्ट हो। इसमें जो भी पॉजिटिव आते हैं उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जरूर भेजें। इससे हम वेरिएंट की समय समय पर पहचान कर पाएंगे। साथियों, हमें सार्वजनिक स्थानों पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रमोट करना है। साथ ही पब्लिक में पैनिक न फैले, ये भी सुनिश्चित करना है। साथियों, आज की इस चर्चा में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए जो काम हो रहे हैं उनकी भी बात हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेड का काम तेजी से चलता रहे, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बेड्स, वेंटिलेटर्स और PSA ऑक्सीजन प्लांट जैसी सुविधाओं के मामले में हम काफी बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन ये सारी सुविधाएं फंक्शनल रहे, हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा और उसको मॉनिटर किया जाए, जिम्मेवारी तय की जाए ताकि कभी जरूरत पड़े तो हमें संकट ना आए। साथ ही अगर कहीं कोई गैप है तो मैं आग्रह करूंगा कि टॉप लेवल पर उसको वेरीफाई किया जाए, उसको भरने का प्रयास हो। मेडिकल कॉलेजेस, जिला अस्पताल, इन सब में हमें अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्केल अप करना है और मैन पावर को भी स्केल अप करना है। मुझे विश्वास है आपसी सहयोग और संवाद से हम लगा कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ते भी रहेंगे और रास्ते भी निकालते रहेंगे। साथियों, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जिस भावना को संविधान में व्यक्त किया गया है उस पर चलते हुए भारत ने कोरोना के खिलाफ मजबूती से ये लंबी लड़ाई लड़ी है। वैश्विक परिस्थितियों की वजह से, बाहरी कारकों की वजह से देश की आंतरिक परिस्थितियों पर जो प्रभाव होता है, केंद्र और राज्यों ने मिलकर उसका मुकाबला किया भी है और आगे भी करना ही होगा। केंद्र और राज्यों के साझा प्रयासों से ही आज देश में बड़े स्तर पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो पाया है। लेकिन साथियों, आज इस चर्चा में मैं एक और पक्ष का जिक्र करना चाहता हूं।
आज की वैश्विक परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए आर्थिक निर्णयों में केंद्र और राज्य सरकारों का तालमेल, उनके बीच सामंजस्य पहले से अधिक आवश्यक है। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि जो युद्ध की परिस्थिति पैदा हुई है और जिस प्रकार से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, और ऐसे माहौल में दिनों दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। ये संकट, वैश्विक संकट, अनेक चुनौतियां लेकर के आ रहा है। ऐसे संकट के समय में केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल को, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को और बढ़ाना अनिवार्य हो गया है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करे और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करे। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। जैसे अगर कर्नाटका ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो उसे इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे भी 3,500-4 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व और मिलता। लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों की भलाई के लिए, अपने नागरिकों को तकलीफ न हो इसलिए अपने वेट में, टैक्स में कमी की, पॉजिटिव कदम उठाए। वहीं गुजरात और कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों ने टैक्स में कमी न करके इन 6 महीनों में 3,500 करोड़ रुपए से लेकर के 5-5.5 हजार नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी। सबको मैंने प्रार्थना की थी। लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। आप सब जानते हैं कि भारत सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है उसका 42% तो राज्यों के ही पास चला जाता है।
मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि वैश्विक संकट के इस समय में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना पर चलते हुए एक टीम के रूप में हम सब मिलकर काम करें। अब मैं कई विषय हैं, बारीकी में नहीं जा रहा हूं, जैसे फर्टिलाइजर। आज हम तो फर्टिलाइजर पर दुनिया के देशों पर डिपेंडेंट हैं। कितना बड़ा संकट आया है, लगातार अनेक गुना सब्सिडी बढ़ रही है। हम किसानों पर बोझ ट्रांसफर नहीं करना चाहते। अब ऐसे संकट झेलने पड़ रहे हैं, तब मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप अपने राज्य, अपने पड़ोसी राज्य, सभी देशवासियों के हित में उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता दें। मैं एक और उदाहरण देता हूं। अब नवंबर में जो करना था नहीं किया, इसलिए पिछले 6 महीने में क्या हुआ है, आज चेन्नई में, तमिलनाडु में पेट्रोल करीब 111 रुपये के पास है। जयपुर में 118 से भी ज्यादा है। हैदराबाद में 119 से ज्यादा है। कोलकाता में 115 से ज्यादा है। मुंबई में 120 से ज्यादा है। और जिन्होंने कटौती की, मुंबई के ही बगल में दीव दमन में 102 रुपया है। मुंबई में 120, बगल में दीव दमन में 102 रुपया। अब कोलकाता में 115, लखनऊ में 105, हैदराबाद में 120 करीब करीब, जम्मू में 106, जयपुर में 118, गुवाहाटी में 105, गुड़गांव में 105 है। देहरादून, छोटा राज्य हमारा उत्तराखंड, 103 रुपया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप 6 महीने भले जो कुछ भी आपका रेवेन्यू बढ़ा आपके राज्य के काम आएगा, लेकिन अब पूरे देश में आप सहयोग कीजिए। ये मेरी आपको विशेष प्रार्थना है। आज साथियों, एक विषय और जिस पर भी मैं अपनी बात आज कहना चाहता हूं। देश में गर्मी तेजी से बढ़ रही है और समय से पहले बहुत गर्मी बढ़ रही है, और ऐसे समय में हम अलग अलग स्थानों पर आग की बढ़ती हुई घटनाएं भी देख रहे हैं। जंगलों में, महत्वपूर्ण इमारतों में, अस्पतालों में आग की कई घटनाएं बीते कुछ दिनों में हुई है। हम सबको याद है वो दिन कितने पीड़ादायक थे जब पिछले साल कई हॉस्पिटलों में आग लगी, और वो बड़ी दर्दनाक स्थिति थी। बहुत मुश्किल समय था वो। अनेक लोगों को इन हादसों में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसलिए मेरे सभी राज्यों से आग्रह है कि अभी से हम विशेषकर हॉस्पिटलों का सेफ्टी ऑडिट करवाएं, सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करें और प्राथमिकता के आधार पर करें। ऐसी घटनाओं से हम बच सके, ऐसी घटनाएं कम से कम हो, हमारा रिस्पांस टाइम भी कम से कम हो, जान माल की हानि ना हो, इसके लिए भी मैं आपको आग्रह करूंगा कि आप अपनी टीम को विशेष रूप से इस काम पर लगाइए और बिल्कुल मॉनिटरिंग कीजिए, ताकि देश में कहीं हादसा न हो, हमारे निर्दोष नागरिकों को जान न गंवानी पड़े। साथियों, आप सभी ने समय निकाला, इसके लिए मैं एक बार फिर आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, और हमेशा मैं आपके लिए उपलब्ध रहता हूं। कोई भी जरूरी सुझाव आपके होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मित्रों, अब हम बात करते हैं धर्म और अध्यात्म की। तो मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर कालीबाड़ी में अमावस्या की रात्रि में मां आनंदमयी का विशेष पूजन अर्चन किया गया। और ये जो पूजन होता है यहाँ पर प्रति अमावस्या की रात्रि में होता है और दैवीय पूजन होता है। बंग परंपरा और सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर पूजन अर्चन किया जाता है।
मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए द मोडियाना न्यूज। नमस्कार।